नमस्कार, मेरा नाम अंकित झा। आज हमारे साथ जुड़े हैं रोहित कुलकर्णी दादा। नमस्ते। दादा का एमबीए फाइनेंस सेक्टर में पिछले 6 साल का अनुभव है। दादा नेशनल मेडलिस्ट जूडो कराटे। दादा कुछ अपना इंट्रोडक्शन देंगे, इसके बाद हम विषय पर आएंगे। रोहित दादा। नमस्ते। फाइनेंस ये मेरा बहुत ही मजबूत विषय है। मुझे फाइनेंस की रुचि 2017 में लगी। पहले मुझे पता नहीं था कि मुझे उसमें बहुत ज़्यादा रुचि निर्माण होगी, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जी। और एमबीए को जब मैंने एडमिशन लिया तब पहले साल सोचना होता है कि क्या स्पेशलाइजेशन लोगे। तो मुझे याद है कि मैंने करेंसी और फाइनेंस के ऊपर एक वीडियो देखा था ऐसे यूट्यूब के ऊपर जी। और मुझे बहुत आकर्षण इसके बारे में हुआ। तो फिर मैंने तय किया कि मुझे इस विषय में बहुत नॉलेज लेना है आगे जाके। फिर तब से ये पूरा जर्नी स्टार्ट हुआ। इसके अलावा स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग नेशनल मेडल, जूडो, कराटे, हॉर्स राइडिंग, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स मैं खुद खेल चुका हूँ। अभी विवेकानंद केंद्र में पिंपरी चिंचवड़, पुणे के पास जो पिंपरी चिंचवड़ है, उस शाखा का सहनगर प्रमुख करके मेरे पास दायित्व है। ओके, चलिए तो सीधा हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं, हम साक्षरता विषय से स्टार्ट करेंगे। दादा का पहला जो आज का टॉपिक या पॉइंट रहेगा वो वित्तीय साक्षरता को लेकर रहेगा। दादा वित्तीय साक्षरता में क्या है उसका थोड़ा बताएंगे और क्या हमने किया है उसमें वो भी बताएंगे थोड़ा। वित्तीय साक्षरता, मुझे लगता है कि साक्षरता जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब कि बेसिक एजुकेशन के अंदर वित्तीय साक्षरता होनी चाहिए। इसका मतलब स्कूल में बहुत कम उम्र में ही फाइनेंस ये सब्जेक्ट रहना चाहिए और ये काफ़ी देशों में होता भी है। अपने यहाँ पे उतना अवेयरनेस नहीं है, तो साक्षरता को लेके मुझे लगता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये विषय है। इसको अपने स्कूलों के माध्यम से किताबों में लाना चाहिए। बच्चों को बहुत बेसिक लेवल से और बचपन से इस बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप चाहे कौन सी भी फील्ड में जाओ, आप देखते होंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स पैसा कहाँ मिलता है उस हिसाब से अपने बच्चों का करियर तय करते हैं। पर अगर वित्तीय साक्षरता होगी तो आप चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप फाइनेंस अच्छे से मैनेज कर पाओगे तो आपको ये पता होगा कि भाई पैसों की तो अड़चन नहीं होगी। तो करियर आप कौन सा भी चूज कर सकते हो। अगर वित्तीय साक्षरता है तो आप करियर कौन सा भी चूज कर सकते हो और आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा। बेहतर समझ होगी कहाँ खर्च करना, कहाँ लेना देना। कहाँ खर्च करना लेना देना से बेटर मैं इसको ऐसे रखूंगा कि अपने जीवन में हम सब कुछ डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण लेते हैं। जैसे घर लेना, गाड़ी लेना और ऐसे कुछ निर्णय, जैसे आपके कुछ पूर्वजों की जमीन हो उसको बेचना, खरीदना। तो ऐसे विषयों में कई बार क्या करते हैं, हम बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, हमें वो समझ नहीं आता क्योंकि साक्षरता नहीं है। और दूसरी तरफ फिर जहाँ मन नहीं है, ऐसा जॉब करेंगे पूरी जिंदगी, उसमें 5-5 हजार 10-10 हजार जुड़ते बैठेंगे। तो ये अगर निर्णय हम सही से लेते हैं बड़े बड़े, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक फाइनेंशियल प्रेशर या बर्डन जो है वो मध्यम वर्गीयों का कम हो सकता है और उतना ही बच्चों को एक आज़ादी मिल सकती है कि वो अपना मन का काम कर सके। चलिए तो दादा ने वित्तीय साक्षरता के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन विस्तृत बताया। हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट हमारा निवेश रहेगा। दादा से हम पूछेंगे कि निवेश क्या है, थोड़ा उसको बताएंगे। निवेश माने जैसे किसी भी तरह का फाइनेंशियल लेन देन जिसमें हमें फायदा हो। ऐसे तो क्या होता है, क्यों करना होता है निवेश, ये समझना पड़ेगा कि हमें क्यों जरूरत है निवेश करने की। हम नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, जितना पैसा है हमारे पास उतना खर्च करेंगे और कमाएंगे। निवेश की क्या जरूरत है? निवेश की जरूरत इसलिए होती है कि हर साल इन्फ्लेशन होता है। हर साल महंगाई 6% 7% से बढ़ती है, तो हमें भी 6 या 7% से बढ़ना है। ये हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है। अगर हम नहीं बढ़ेंगे हम पीछे रह जाएंगे। 6 या 7% बढ़ेंगे तो हम वही रहेंगे जहां पे पिछले साल थे। इसका मतलब 6 या 7% से ज्यादा जितना निवेश से आपको आएगा
वो आपकी तरक्की होगी। तो ये इन्फ्लेशन की वजह से इन्वेस्टमेंट या निवेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, अदरवाइज फिर उसका उतना महत्व नहीं होता, पर इन्फ्लेशन की वजह से वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दादा ने निवेश के लिए अच्छे से जो पॉइंट दिए वो एकदम महत्वपूर्ण है। और आगे का जो टॉपिक रहेगा वो बजट को लेकर रहेगा। बजट में आय और व्यय को प्रतिबंधित करने के लिए एक योजना बनाना, और इसके बारे में आगे की क्या रिक्वायर, ये दादा थोड़ा बताएंगे। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। इसके लिए मैं एक आपको एक कहानी की जैसे मैं बताना चाहूँगा। वॉल स्ट्रीट जो है, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि फाइनेंस का हब है, यस, मतलब वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा साक्षर है फाइनेंस को लेके, यस, तो वो है वॉल स्ट्रीट। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि उनके घर में अगर कोई बच्चे होते हैं तो उन बच्चों को वो लोग 3 पिगी बैंक्स देते हैं, 3 पिगी बैंक। जी जी, उसमें क्या होता है, वो बचपन से ही बच्चों को सामान ला के नहीं देते जी जी, कि भाई हेडफोन लेके दे दिया, किताबें लेके दे दी, ऐसा नहीं। वो उनको पैसे देते हैं और उसके साथ उनको आदत लगाते हैं बराबर, कि उनको कैसे मैनेज करना है पैसों जी, को। जी। तो 3 पिगी बैंक्स देते हैं। पहली पिगी बैंक होती है जिसमें आप डेली के एक्सपेंसेस जो है जी जी, वो उसमें डालेंगे, मतलब आपको माँ बाप ने आज का पॉकेट मनी दिया, यस, पॉकेट मनी लेते ही जी जो आज का खर्चा है वो अलग निकालना है। जी, वो पिगी बैंक नंबर 1 हो गया। हम्म, पिगी बैंक नंबर 2 में क्या है कि अगर मुझे एक हेडफोन लेना है जो डेली के पॉकेट मनी में नहीं आ सकता है, जी, मुझे थोड़ा सा एक महीना 2 महीने थोड़े थोड़े पैसे बाजू में निकाल के मुझे हेडफोन लेना पड़ेगा, तो वो हो गया पिगी बैंक नंबर 2। मतलब एक शॉर्ट टर्म गोल्स, Yes. 3 महीने 4 महीने 1 साल के अंदर वाले गोल्स, उन गोल्स को अचीव करने के लिए पिगी बैंक 2। और पिगी बैंक 3 में बचपन से वो लोग कुछ पैसा डालते हैं जो उन्होंने तय किया होता है कि वो पूरी जिंदगी उसको हाथ नहीं लगाएंगे, बराबर, जब तक के बूढ़े नहीं होते, जब एक तक बार के डिसाइड कर लेते हैं कि- सिर्फ वेल्थ क्रिएशन। बराबर, अगर 100 रुपए मुझे दिए हैं मेरे पेरेंट्स ने, तो उसमें से मुझे डेली खर्चा 30 रुपए का है तो मैं वो निकालूंगा। yes, 20 या 25 रुपए ऐसे निकालूंगा जिसको मुझे बचत करते हुए जाना है और कोई वस्तु खरीदना है, और 25-30 रुपए मैं ऐसे निकालूंगा कि जो मैं मेरे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए डाली है। बराबर, मतलब वो अगर मैं डाल रहा हूं शुरू से, तो मुझे अलग से सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे कभी बंगला बांधना है, yes, मुझे प्लॉट लेना है, मुझे बहुत प्रॉपर्टी बनाना है। तो वो ऐसी चीजें के लिए कि वेल्थ क्रिएट करनी है खुद की, तो उसके लिए वो पिगी बैंक नंबर 3 रहेगा। ऐसा। रोहित दादा ने बजट के बारे में बहुत अच्छे से बताया। आगे हम कर को लेके थोड़ा बात करेंगे, भारत सरकार के करों के बारे में, और कर कैसे भरें, इस विषय पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे रोहित दादा। जी, कर या टैक्सेशन जो है Yes. वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी जी, हम ऑलमोस्ट 30-40% टैक्स भरते हैं, जो कि अब देखा जाए तो 12 महीने अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें से 3 या 4 महीने का जो कमाई है हमारा वो टैक्स में जाएगा, अगर हम उसे ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं तो। बराबर, तो हमें समझना पड़ेगा कि कौन से क्षेत्र है जिसको टैक्स फ्री रखा गया है। बिजनेस करते हैं तो टैक्सेशन कैसे होता है, और जॉब करते हैं तो टैक्सेशन कैसे होता है। तो हर एक क्षेत्र के लिए टैक्सेशन अलग अलग काम करता है। बराबर, सबसे ज़्यादा फायदा है बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस में आपका जो कमाई है तो उसके बाद में जो खर्चा है वो माइनस होके जो बचेगा उस पर टैक्स आप भरते हो। ठीक है, मान के चलो कि 100 रुपए आपको किसी चीज़ को बेच के आपके पास 100 रुपए आए, जी, 100 रुपए आने के बाद में आपका खर्चा आना जाना ये वो सब खर्चे निकाल के आपको आपके पास 30 रुपए बचे, उस 30 रुपए के ऊपर आप टैक्स भरोगे। बराबर, और जो जॉब का होता है, जी। जॉब का ऐसा होता है कि आपने 100 रुपए कमाए, उस 100 रुपए के ऊपर टैक्स भरना है, जी, फिर आपका खर्चा बाद में, बिल्कुल, 100 रुपए के ऊपर टैक्स और बचे हुए पैसे से आप खर्चा करोगे। बिल्कुल, और बिजनेस में खर्चा करने के बाद जो बचेगा उस पर टैक्स भरोगे, ऐसा। तो वो ऐसा डिफरेंस है। उसके बाद में अगर जॉब भी करते हैं तो कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है जिससे आपका टैक्स बच सकता है। बराबर, और तीसरी बात यह है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप मतलब टैक्स फ्री है, जैसे मेडिकल सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया और फार्मिंग हो गया। बिल्कुल, इन तीनों चीज़ों में आप अगर कुछ भी करते हो तो मुझे लगता है कि टैक्स फ्री है और उसमें पूरा फायदा आपकी जेब में जाता है। बिल्कुल।
तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपने आगे का सोचना है। बिल्कुल। जैसे कि रोहित दादा ने अभी फार्मिंग और मेडिकल और एजुकेशन इन विषयों पे अच्छा छोटी छोटी एक एक लाइन में एकदम फ्रेश तरीके से बताया। आगे हम अपना बैंकिंग को लेके बात करेंगे कि बैंकिंग सेवाओं के बारे में जानेंगे और बैंकिंग खाता खोलना, ऋण लेना और वित्तीय लेन देन इस विषय पर थोड़ा। जी, बैंकिंग हमें लगता है कि बहुत कॉमन हो गया है, पर आज भी मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग एक महीने के 2% 4% के हिसाब से लोगों से पैसे लेते हैं ब्याज पे। मतलब आज भी जबकि फाइनेंशियल इतना अवेयरनेस है, इतने बैंक्स है, स्मॉल बैंक्स है, ये है वो है, फिर भी रूरल एरियाज में लोग ब्याज पे पैसे उठाते हैं। बराबर होता है। मतलब 3% 4% पर मंथ के हिसाब से, जो कि जाता है 40-50%। और ये इतना सीरियस इशू है कि पूरा का पूरा वो लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं, पैसे पूरे चले जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि भाई हो क्या रहा है, क्योंकि सिर्फ नॉर्मल बैंकिंग अवेयरनेस नहीं है कि हमारे गांव से अगर 5 किलोमीटर पे कोई बैंक है तो उस बैंक में जाके खाता खोलना है, वहां से हमें लोन मिल सकता है। लोन हमें 8% दर 10% ईयर से मिल सकता है, और उससे हमारी कितनी ज्यादा बचत हो सकती है, इस बात का अवेयरनेस नहीं है। और वो अच्छे खासे लोगों का, मतलब जिन्होंने गांव में रहते हैं पर फिर भी इंजीनियरिंग किया है, BBA किया है, MBA किया है, ऐसे बच्चों को, यंग जनरेशन को भी इस बात की पूरी जानकारी या अवेयरनेस नहीं है। और ऐसे लोग मुझे किसान वर्ग ज्यादा फंसते हैं इसमें, किसान वर्ग बहुत ज्यादा फंसते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये फिर से वो साक्षरता विषय में चला जाएगी कि हमें इन सब चीजों का अवेयरनेस हो। बिल्कुल। और इसके अलावा मतलब यही अगर दिक्कत है तो मैं आपको बाकी बैंकिंग सेवाओं के बारे में तो मतलब दूर की बातें, पर बाकी भी बहुत सारी बैंकिंग सेवाएं होती हैं जिसका आप लाभ ले सकते हो। आजकल तो पूरा मोबाइल पे आ जाता है, तो ये होना चाहिए, ये कैलकुलेशन बेसिक अवेयरनेस सब में होना चाहिए, बैंकिंग का नॉलेज होना चाहिए। दादा ने एकदम विस्तृत बताया। और आगे हम जैसे कि आगे का पॉइंट हमारा शेयर बाजार में निवेश करने और शेयर बाजार के बारे में जानना, ये थोड़ा आजकल बहुत ऐसा हो गया है, छोटे छोटे पैसों में फंस जाते हैं, लेकिन आगे का उन्हें विषय कोई पता नहीं रहता है। तो छोटा पैसे में ना फंसे, इसको शेयर बाजार क्या है और कैसे इसमें हम आगे इसमें बढ़े, जी थोड़ी अवेयरनेस। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अपने भारतवर्ष में, देश में बहुत शेयर बाजार को लेकर अवेयरनेस अभी अभी बढ़ रही है, पर फिर भी उतनी नहीं है। और वो अगर ठीक से नहीं बढ़ती है तो हो सकता है कि लोग इससे और दूर भागे, जो कि अच्छा नहीं है। आप शेयर बाजार हमारे यहाँ पे रिटेल में अगर देखोगे तो 3 से 4% लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट शेयर्स में करते हैं सीधा, जबकि चाइना में आप देखोगे तो कम से कम 30 से 40% लोग शेयर बाजार में डायरेक्ट निवेश करते हैं। और हमारे यहाँ पे अभी अवेयरनेस बढ़ रहा है, पर क्या है कि कुछ भी गलत चीजों में अगर नहीं फंसेंगे लोग तो फिर ये निवेश बढ़ता जाएगा, लोगों में फैलता जाएगा। अगर गलत एग्जाम्पल सेट होंगे तो फिर से लोग बैकफुट पे आ जाएंगे और निवेश करना कम कर देंगे। मुझे लगता है कि किसी को भी एडवाइस लेने से या किसी को भी निवेश करने के लिए पैसे देने से सबसे अच्छा है कि आप 150-200 रुपए में डीमैट अकाउंट खुलता है, 200 रुपए खर्च करके डीमैट अकाउंट खोलिए, 1000 रुपए उसमें डालिए और खुद देखिए कि क्या हो रहा है। 6 महीना खुद देखिए, किसी को मत पूछिए कि कहाँ डालना है, क्या डालना है, मेरा पैसा लेके आप डाल दो, ये कुछ मत बोलिए, आपको सीखना है। आज डिग्री के लिए, ग्रेजुएशन के लिए हम हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्च करते हैं। मुझे लगता है कि 1000-2000 रुपए से अगर आपको सीखने मिल रहा है तो बहुत बड़ी अमाउंट है नहीं। बिल्कुल। और खुद से अगर करते हैं तो काफी अच्छा समझ आता है। और जी बिजनेस, CNBC ऐसे न्यूज चैनल है जिनको आप सुबह आधा घंटा 1 घंटा देखने से आपको पूरा स्पष्टता आ सकती है। बराबर। इसमें थोड़ा मैं म्यूचुअल फंड को जोड़ना चाहता हूँ, जो आज के समय में म्यूचुअल फंड बहुत चल रहा है, ये थोड़ा बताएंगे थोड़ा। म्यूचुअल फंड भी एक तरह से शेयर मार्केट में ही निवेश करता है। पर वो ऐसा है कि जैसे मैंने बोला कि आप पैसे लो और निवेश करो, मुझे इसमें समझ नहीं आता। बस इसमें क्या है कि एक पोर्टफोलियो मैनेजर लेता है पैसे और वो निवेश करता है, जिसको थोड़ी बहुत जानकारी होती है। पर इसमें अभी का ट्रेंड ऐसा दिखता है कि एक 13-14% जो कि अच्छा रिटर्न है, उतना कोई भी म्यूचुअल फंड लाने की कोशिश करता है, ना उससे ज्यादा लाने देता है ना उससे कम आने देता है।
वो वहां पे मेंटेन कर रहे हैं कहीं तो। जी। अब वो कैसे कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, पर सारे म्यूचुअल फंड्स का आप देखोगे तो उसी रेंज में रिटर्न आता है। बराबर। तो पर मैं बोलूंगा जैसे इन्फोसिस हो गया, यस। टीसीएस हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज कम से कम 20-22% रिटर्न देके जाती है सालाना, बिल्कुल। और जो कि एकदम सेफ है। तो म्यूचुअल फंड में आप डाल सकते हो, पर अगर शेयर्स में आप 2-5 हजार रुपए डाल के अगर खुद सीखने की कोशिश करते हो और सारे सेक्टर्स की एक एक बड़ी बड़ी कंपनी में भी थोड़ा थोड़ा डालते हो तो भी म्यूचुअल फंड से ज्यादा अच्छा रिटर्न तो म्हणजे काय डायरेक्ट ऐसा फंसना नहीं है, एकदम पूरा उसमें झोंक नहीं देना है, समझ के लेना समझ है। के। बराबर। तो दादा ने ये पॉइंट एकदम क्लियर करा। आगे हम वित्तीय योजना जो हमने पॉइंट लिया है, तो उसमें हम वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना, इस पे थोड़ा रोहित दादा बताएंगे। वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना, यस। सबसे पहले तो आपको वित्तीय लक्ष्यों की यादी बनानी पड़ेगी। यस। आजकल के जनरेशन में ऐसा है कि हमें लेना तो सब कुछ है, यस। यस। सपने पूरे दिखे हुए हैं, यस। मार्केट ने हमें सपने देखना सिखाया है। जी। एडवर्टाइजमेंट भी आती है कि मर्सिडीज ले लो, बीएमडब्ल्यू ले लो, बंगला होना चाहिए, 5 करोड़ की शादी होनी चाहिए, Yes. शादी में हेलीकॉप्टर से फूल बरसनी चाहिए, बराबर। ये सब हम सोच के बैठते हैं। बिल्कुल। पर हमारा मैनेजमेंट उस मुकाबले कुछ भी नहीं होता है। बराबर। ऐसा है कि मैंने इसमें काम भी किया है, मैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट में 2 महीने इस विषय में काम किया था। जी। जी। तो काफी प्रोफेशनली हम हमारा जो है फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। Okay. बड़े बड़े लोगों के पास फाइनेंशियल प्लानर होते हैं, पर आप घर बैठे भी अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। बराबर। उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है यस। यस। मेरे चैनल पे। जी। और फ्यूचर वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है एक्सेल में, उसको यूज करके आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो। पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप लिस्ट बनाओ यस। कि मुझे ये करना है, इसके लिए आज इतना निवेश करना पड़ेगा, इतना रिटर्न आएगा तो ये अचीव होगा। बिल्कुल। बिल्कुल। ये जब क्लियर होगा तो पता चलेगा कि सच में हम बीएमडब्ल्यू ले भी सकते हैं कि नहीं ले सकते। यस। यस। एटलीस्ट हमें क्लियर हो जाएगा, नहीं ले सकते तो हम नाराज तो नहीं होंगे आगे जाके। बिल्कुल। पहले लिस्टलाइजेशन करना है, इसके बाद हम आगे का नियोजन आगे की प्रक्रिया बना सकते हैं सर। बराबर। तो दादा ने वित्तीय योजना के बारे में एकदम कम शब्दों में एकदम विस्तृत बताया। आगे का हम जो आगे का पॉइंट लेने वाले हैं वो हमारा ऋण रहेगा। ऋण लेने और ऋण चुकाने के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे दर्शक। जैसे पहले हमने बात की कि ऋण लेना है तो बैंक से ही लेना है, जी। हो सके उतना नेशनलाइज बैंक, बड़ी बैंक से लेने की कोशिश करना है, गवर्नमेंट बैंक से लेने की कोशिश करना है, क्योंकि उसका रेट थोड़ा सा कम होता है। बराबर। धोखाधड़ी से भी बचा जा सकता है सर। जी। जी। दूसरा है कि ऋण जब चुकाते हो बराबर। तो जिसका परसेंट इंटरेस्ट परसेंट ज्यादा है उसको पहले चुकाना है। बराबर। हम कई बार क्या करते हैं कि अभी होम लोन है, कार लोन है, यस। कार लोन का परसेंट थोड़ा ज्यादा होता है, बराबर। होम लोन का थोड़ा कम होता है। अपना होम लोन का ईएमआई चलते रहता है और कार लोन हम अलग से भरते हैं। बराबर। हो सके उतना जो ज्यादा इंटरेस्ट वाला लोन है उसको पहले भरने की कोशिश करेंगे, वो पहले चुकता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जितना ज्यादा चुकाएंगे उतना वो इंटरेस्ट कम खाएगा। और दूसरी बात, आपका जो ईएमआई होता है उसमें इंटरेस्ट पोर्शन और प्रिंसिपल पोर्शन का रेशियो हमें बैलेंस करना है। जी। काफी बार क्या होता है कि हम आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत चल रहा है कि होम लोन 8.5% में मिलता है। आप म्यूचुअल फंड में आप क्या करो, होम लोन 5 लाख ज्यादा ले लो, वो 5 लाख आप म्यूचुअल फंड में डालो। जी। 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 फिर वहां पे आपको 13% मिलेगा। बराबर। मैं इस पे 2 मिनट लूंगा जी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन बढ़ रहा है। बराबर। और इसमें ज्यादा से ज्यादा युवा ही फंसते हैं। युवा ही फंसते हैं। बराबर। बराबर। अब वो क्या होता है, हमें एकदम सिंपल कैलकुलेशन लगता है जी। कि भाई मैं इधर 8% दे रहा हूँ, इधर मुझे 13% मिल रहा है, 5% का मुझे फायदा हो रहा है। जी। जी। पर ये बहुत बड़ा ट्रैप है। ओ। ये बैंकिंग सिस्टम ने आप ज्यादा से ज्यादा लोन उठाए, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पे करें, इसके लिए बनाया हुआ बहुत बड़ा ट्रैप है, स्कैम है। जी। इसमें बिल्कुल भी नहीं फंसना है, क्योंकि ये दिखता है उतना सिंपल कैलकुलेशन नहीं होता है। बराबर। आपको लगता है कि मुझे म्यूचुअल फंड से 13% आ गए और मैंने इधर 8% भरे तो 5% का फायदा हुआ। बराबर। ऐसा नहीं होता है। आपको ये देखना है कि आपका एक ईएमआई जा रहा है तो उसमें आपका प्रिंसिपल पोर्शन कितना जा रहा है और इंटरेस्ट पोर्शन कितना जा रहा है। बराबर। इसको मैं एक उदाहरण देके समझाऊंगा। जी। मान लीजिए आपका 35,000 का ईएमआई है। 35,000 के ईएमआई में आप क्या किए हो, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा उठा के म्यूचुअल फंड में डाले। उसकी वजह से आपका जो है, अब ईएमआई तो 35 ही रहेगा, क्योंकि होम लोन में वो लोग ज्यादा ईएमआई रखने नहीं देते, वो टेन्योर बढ़ाते हैं। जहाँ पे 25,000 का इंटरेस्ट जाना था वहां पे अब 32,000 का इंटरेस्ट जा रहा है और 3,000 प्रिंसिपल में भर रहे हो। मतलब 35,000 के ईएमआई में 32,000 का
इंटरेस्ट जा रहा है जी और सिर्फ 3,000 का आप प्रिंसिपल भर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने वो 5 लाख एक्स्ट्रा उठा के म्यूचुअल फंड में डाल दिया। अब आप देखो, वही अगर वो आप नहीं करते तो आपका मान के चलो कि इंटरेस्ट 26 या 27 हजार ही कटता। जी अब आप इसे ऐसे देखिए कि आप एक 35,000 का ईएमआई भर रहे हो, उससे आपका प्रिंसिपल कितना कम हो रहा है? सिर्फ 3,000 रुपये, सिर्फ 3,000 रुपये। और उस 3,000 के लिए आप 35,000 भर रहे हो हर महीने, फिर तब जाके 3,000 कम हो रहा है। वही 5 लाख अगर आप नहीं एक्स्ट्रा उठाओगे और वहां पे भर दोगे तो वो जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो नीचे आएगा 26,000 पे। तो हर महीने आपका प्रिंसिपल 3,000 भरा पहले भरता था, आप कितना होगा? 7,000। नमस्कार। आगे का जो विषय रहेगा, डायरेक्ट हम पॉइंट पे आएंगे। तो आगे का जो पॉइंट है, निवेश और विकल्प। विभिन्न निवेश और विकल्पों के बारे में जानना, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट। इसके बारे में थोड़ा रोहित दादा बताएंगे। जी, तो जैसे शेयर मार्केट के बारे में या स्टॉक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी कहा है कि हम खुद अगर करें तो बेहतर है। और खुद करते समय खुद सीखते हुए हर एक सेक्टर की जो बढ़ती हुई कंपनी है, जो प्रोग्रेस कर रही है, बड़ी है, ऐसे हर सेक्टर में थोड़ा 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 निवेश करके रखेंगे तो हमारा पोर्टफोलियो डाइल्यूटेड भी रहेगा, रिस्क कम रहेगी और रिटर्न्स भी अच्छा आएंगे। तो ये तो विकल्प काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद में जो आपने बताया कि बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स का अब रिटेल डायरेक्ट का जो प्लेटफॉर्म है जिसपे मैं खुद काम कर चुका हूँ, तो भारत सरकार ने 2021 में रिटेल डायरेक्ट ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उसमें हम सीधा आरबीआई के साथ में गिल्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसमें बॉन्ड हम सीधा डिजिटल लेवल पे मोबाइल से या कंप्यूटर से हम खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो जो एफडीज होती है उसको जैसे हम बीच में से तोड़ नहीं सकते, नहीं। तो बॉन्ड्स हम कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं और उसमें थोड़ा सा रिटर्न अच्छा खासा आ जाता है। अगर वरिष्ठ नागरिक हैं 60 के ऊपर के तो उनके लिए एफडी में अच्छा रिटर्न है, बट हम जैसे युवाओं के लिए उतना अच्छा रिटर्न नहीं होता है, इस कारण से फिर बॉन्ड्स में काफ़ी आकर्षण हो सकता है जी। उसमें फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स मुझे लगता है काफ़ी अच्छा विकल्प हो सकता है। क्योंकि उसमें गोल्ड का दर जो बढ़ता है वो उस बॉन्ड में कवर होता है और उसी के साथ साथ 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है। तो अगर सोना खरीद रहे हैं तो उससे अच्छा होता है कि आप गोल्ड बॉन्ड खरीदिए। और तीसरा विकल्प आपने बोला कि प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर लोग फ्लैट लेते हैं, पर अगर देखा जाए तो फ्लैट्स की संख्या जो है वो आने वाले दिनों में बढ़ती ही जाएगी। बिल्डर्स फ्लैट्स बनाएंगे तो उसका जो रेट है आने वाला वो बिल्डर्स कंट्रोल करते हैं जी। जबकि एक्चुअल रियल एस्टेट जो होता है, जो लैंड होती है, उसका रेट कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जब भी हम ऐसा कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं हम प्रयास करेंगे कि लैंड खरीदें। अगर नहीं पॉसिबल है, मेट्रो सिटीज़ में हमें फ्लैट ही लेना पड़ता है, तो मैं कहूँगा कि आप लोकेशन देखिए, उसके बाद में कितने फ्लोर्स की बिल्डिंग है वो देखिए जी। उसके साथ साथ आपको कितना लोन लेना पड़ रहा है, कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, उसका कैलकुलेशन कीजिए। रीसेल भी आप लेते हो तो आजकल एक रिनोवेशन 4-5 लाख 10 लाख में रिनोवेट कर दिया फ्लैट तो एकदम चकाचक दिखता है। तो अगर लोकेशन अच्छा मिल रहा है, फ्लोर्स कम है, रीडेवलपमेंट का चांस है, सेटल्ड सोसाइटी है, कारपेट एरिया अच्छा है, तो ये सब अगर अच्छा है तो रीसेल फ्लैट लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नया भी आप लेते हो तो बिल्डर कैसा है, लोकेशन क्या है, उसको आगे ग्रोथ है या नहीं है, वो एरिया बढ़ेगा या क्या होगा, इसका ध्यान रख के ही आप निवेश करें। दादा ने निवेश और विकल्प के जो स्टॉक बॉन्ड के बारे में थोड़ा विस्तृत बताया। अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो वित्तीय अनुशासन रहेगा। उसमें जैसे कि वित्तीय अनुशासन के बारे में जानना और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना। थोड़ा रोज दादा जी। अनुशासन और वित्तीय चीज़ें ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर अनुशासन नहीं है तो आप कोई भी फाइनेंसेस ठीक से मैनेज नहीं कर पाओगे, चाहे वो आप लोन हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो आपका निवेश हो, चाहे शेयर मार्केट हो या चाहे प्रॉपर्टी परचेस हो। सब चीज़ों के लिए अनुशासन चाहिए। अगर आप अनुशासन से करते हो
तो आपका निवेश आपको फलदायी होगा, और अगर अनुशासन नहीं होगा तो फिर मुश्किल है। बराबर। तो कोई भी चीज़ अगर फाइनेंस में करनी है तो अनुशासन के साथ ही करना पड़ेगा। जी। और दूसरी बात यह है कि आप जब भी निवेश करते हो इसमें फियर और ग्रीड, मतलब दो। हमारे दो चीज़ों पे हमारे रिटर्न डिपेंड होते हैं कि हम फियर बैलेंस करना है, ग्रीड को भी बैलेंस करना है, बराबर, दोनों को। तो ये भी आपको अनुशासन से ही आता है। बराबर। अगर आप में अनुशासन है, आपके खुद के मन पे आपका संयम है, कंट्रोल है, जी। तो आप सही तरीके से मन को बाजू में रख के दिमाग से सोच के डिसीजन ले पाओगे, जी। और तो ही आप पैसा कमा पाओगे, बराबर। वरना आप निवेश से रिटर्न नहीं कमाओगे कभी भी, डिसबैलेंस होते रहोगे। वो डिसबैलेंस होते रहेगा। बराबर। तो आपको अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है। बराबर। इसी में योजना, म्हणजे जो आपने बताया कि अनुशासन और योजना बनाना, उस पे काम करना। योजना बनाना और काम करना। बराबर। जैसे कि तो आगे का जो दादा ने वित्तीय अनुशासन के बारे में एकदम छोटे शब्दों में अच्छा बताया, आगे हम वित्तीय शिक्षा को लेके थोड़ा जानेंगे और चर्चा करेंगे। और इस वित्तीय शिक्षा में पहले भी कई पॉइंट कवर हो चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा रोहित दादा बताएंगे। वित्तीय शिक्षा बहुत अभी बूमिंग है। जैसे आईटी सेक्टर में भी लोग काम कर रहे हैं, तो 70 से 80% जो है वो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं। बराबर। तो वहाँ पर भी फाइनेंशियल नॉलेज जिसको है उसको काफ़ी अच्छा स्कोप है जॉब के लिए भी। उसके अलावा काफ़ी सारे कोर्सेस हैं, आजकल CFA आ रहा है, काफ़ी कुछ आ रहा है फाइनेंस फील्ड में, जो मतलब एक तरह से ग्लोबल सर्टिफिकेशन लेवल पे। और अगर हमें कुछ भी ऐसा बड़ा एजुकेशन, बड़ा खर्चा नहीं करना है, ऐसा कुछ अपेक्षा नहीं है आपको, बेसिक अगर फाइनेंस के बारे में शिक्षा लेनी है, नॉलेज लेना है, कोर्सेस करने हैं, तो NISM करके एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट की है। उन NISM में आप जाके बेसिक से बेसिक लेके, मतलब म्यूचुअल फंड से लेके बड़े बड़े डेरिवेटिव्स या शेयर मार्केट में जो हम बोलते हैं फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ऐसे चीज़ों का भी वहाँ पे सर्टिफिकेशन है। और नाम मात्र फीस 1500, 2000, 3000, 5000 का वो सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। और वो सर्टिफिकेट लेके आप कहीं पर भी इवन आप अगर जॉब भी करते हो जी। तो वो आप दिखा सकते हो। और अगर सिर्फ खुद के लिए नॉलेज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। एकदम दादा ने एकदम अच्छी बात बताई कि आज के बच्चों को NISM के बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा पता, लेकिन आपने जो विस्तृत उसके बारे में बताया, सर्टिफिकेट को भी लेके वो कई आपकी सहायता कर सकता है कुछ कुछ चीज़ों में। तो दादा ने इसमें छोटी और बड़ी बातें सभी शामिल करके इसको अच्छे से बताया। आगे हम वित्तीय सलाहकार ऐसे एक पॉइंट को लेंगे और उसमें वित्तीय सलाहकार के बारे में जानना और उसकी भूमिका के बारे में जानना, ये रोहित जी से सुनेंगे। जी, तो अभी मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी वित्तीय सलाहकार ये चीज़ें बढ़ रही है, पर फिर भी मुझे लगता है 1 या 2% लोगों को ही इसके बारे में अवेयरनेस है। और सलाहकार भी बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ पे, पर मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे इसको ऐसे देखिए कि आपको कोई बीमारी हुई है और आप अगर डॉक्टर के पास नहीं जाते हो तो आपकी मृत्यु हो सकती है, तो डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही अगर आपको फाइनेंशियल परेशानी है या आपको लाइफ में कुछ भी फाइनेंशियली ठीक चले ऐसा करना है, तो आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाना चाहिए। अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाओगे तो काफ़ी अच्छे से आप अपने फाइनेंस से मैनेज करके एक अच्छा आनंदी जीवन बिता पाओगे। वरना फिर बैंकरप्सी जैसे, अगर सही टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं गए तो वो बीमारी ज़्यादा बढ़ेगी, वैसा आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास नहीं जाओगे तो वो बढ़ेगा। पर अपने यहाँ पे ऐसा है कि पान टपरी पे ही फाइनेंशियल एडवाइजिंग होती है अभी, तो उसको बदलना चाहिए कहीं, तो जाके हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल इस मामले में होना चाहिए। इसी चीज में फिर दिवालिया के रूप या आप ले सकते हैं, आता है मामला सामने। हाँ जी जी, दादा ने एकदम अच्छे से बताया ये वित्तीय सलाहकार को लेके। लास्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा वित्तीय तकनीक के बारे में जानना, जैसे कि मोबाइल। जी, सो वित्तीय तकनीक, टेक्नोलॉजी जो है फाइनेंस सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने अभी बताया कि आईटी सेक्टर में भी 70 से 80% जो है वो सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। UPI एक हमारे आगे एग्जाम्पल है कि अमेरिका जैसा देश भी आज UPI को कॉपी नहीं कर पा रहा है, तो वो भारत का बहुत बड़ा सक्सेस है कि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है फाइनेंशियल सेक्टर में जो एक पिन कोड डालने से पूरा ट्रांजैक्शन हो जाता है, और वो आप किसी भी रूरल एरिया में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, आप मोबाइल से कर सकोगे। तो इस मामले में बहुत कम लोगों को जानकारी है कि आगे आने वाला क्या है।
तो क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो फाइनेंस सेक्टर में एकदम मतलब तहलका मचा देगी अगर वो ठीक से इम्प्लीमेंट होता है तो। अभी आरबीआई ने भी अपनी एक रुपी की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है, तो मुझे लगता है कि ये फील्ड अगर गवर्नेंस के अंडर आती है तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। दादा ने ऐसे अपने आज के सारे वित्तीय को लेके ऐसे 15 पॉइंट आज निकाले थे। ऐसे वीडियो आगे भी आते रहेंगे। आज का सत्र हम यहाँ ही समाप्त करेंगे। बने रहिए आज के हमारे इस सत्र के साथ। जय श्री राम। नमस्कार।